सबसे पहले तो जो आपके मन में जो प्रश्न है, मेरा जनता दल यूनाइटेड से अलग होना और नीतीश जी से जो मेरा संबंध है उसको लेकर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नीतीश जी से जो मेरा संबंध अभी तक रहा है वो विशुद्ध राजनीतिक संबंध नहीं रहा है। 2014 नवंबर में दिल्ली में पहली बार मैं और नीतीश जी मिले थे। उसके बाद से नीतीश जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्नेह से मुझे रखा है। जो लोग मुझे जानते हैं, नीतीश जी को जानते हैं, जिन्होंने देखा है हमारे संबंधों को, वो कई लोग ये बात आपको कंफर्म करेंगे कि उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा ही रखा है। जब मैं उनके दल में था तब भी, और जब दल में नहीं था उससे पहले उनके साथ काम कर रहा था तब भी। और कई मायनों में मैं भी उनको अपना पिता तुल्य ही मानता हूँ। इसलिए नीतीश जी ने जो भी डिसीजन लिया है मुझे पार्टी में शामिल कराने का, उसके बाद पार्टी से निकालने का, उनके सारे फैसलों को मैं सहृदय स्वीकार करता हूँ और उस पर किसी भी तरह का कोई विवाद या टीका टिप्पणी अभी भी नहीं करना चाहता हूँ और आगे भी नहीं करना चाहता हूँ। ये उनका प्रीरोगेटिव है, ये उनका एकाधिकार था और आगे भी रहेगा। वो पार्टी में रखना चाहते थे तो अच्छी बात है, और पार्टी में नहीं रखना चाहते हैं तो भी ये उनका अधिकार है। इस बात के लिए उनका सम्मान है। मेरे मन में उनके प्रति जो आदर है, जो पहले था वो आज भी है और आगे भी वैसे ही रहेगा। अब मेरा जब उनसे इतना अच्छा संबंध रहा है तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि आखिर हम लोग में मतभेद किस बात का है। मतभेद के दो कारण रहे हैं और ये कारण पिछले 1 महीने 2 महीने में नहीं, लोकसभा चुनाव के समय से ही हम लोग की आपस में ये बातचीत चल रही है। एक जो आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग को लेकर है, क्योंकि जितना मैं नीतीश जी को जानता हूं और जितनी बात मेरी उनसे होती रही है, उसमें नीतीश जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि गांधी, जेपी और लोहिया, इन तीन को और इनकी बताई हुई बातों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे मन में ये जो दुविधा रही है कि आप जब पूरे बिहार में गांधी जी के बताए हुए बातों को लेकर शिलापट लगवा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को गांधी के विचारों से अवगत करा रहे हैं, उस समय में गोडसे के साथ खड़े हुए लोग या गोडसे की विचारधारा को सहमति देने वाले लोग, उनके साथ भी कैसे खड़े हो सकते हैं? दोनों बात तो नहीं हो सकती है। इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर आप भाजपा के साथ रहना चाहते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों बात नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर मेरे और नीतीश जी में लगातार विचार चलता रहा है। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। तो पहला जो हम लोगों के बीच के मतभेद का विषय रहा है वो ये रहा है कि गांधी और गोडसे दोनों साथ में हम लोग नहीं चल सकते हैं। पार्टी के लीडर के तौर पर, पार्टी के तौर पर आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग किस साइड खड़े हैं। दूसरी जो वजह रही है विवाद की या मतभेद की, वो रही है जदयू की और नीतीश कुमार जी की गठबंधन में पोजीशनिंग को लेकर। अब ये सब आप जानते हैं कि भाजपा के साथ नीतीश जी का कोई पहला संबंध नहीं है, कोई नया संबंध नहीं है, पिछले 15 साल से साथ में है। और ये बात मुझे भी मालूम थी। फिर क्यों ज्वाइन किया पार्टी? क्योंकि जिस भाजपा के साथ जिस तरह नीतीश जी रहे हैं 2004 के बाद और आज जिस तरह से है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरे लिए नीतीश कुमार, 2014 के नीतीश कुमार, धूल धूसरित, चुनाव हारे हुए 2 MP के नेता, उनका ज्यादा सम्मान है। बिहार की वो शान थे। आज 16 MP लेकर जब वो किसी गुजरात के लीडर उनको बताते हैं कि आप ही लीडर बने रहिएगा, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री यहाँ के 10 करोड़ लोगों का नेता है, उनका सम्मान है, उनकी शान है, उनकी आन है। वो कोई मैनेजर नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी का नेता उसको डिप्यूट करे कि ये हमारे नेता होंगे। वो अधिकार और एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता का है और हम लोग वो नेता चाहते हैं जो सशक्त हो और समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध बिहार के लिए अपनी बात कहने में किसी का पिछलग्गू न बने।
इन दो बातों को लेकर मेरा और नीतीश जी से आपस में मतभेद भी रहा है, आचार विचार भी हमारा चलता रहा है। उन लोगों का मत जो चाहते हैं कि भाई क्यों हम भाजपा के साथ इन्हीं शर्तों पर बने रहें, उनका कहना यह है कि भाई राजनीति में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिहार के विकास के लिए अगर ये इन दो मूल बातों पर थोड़ा समझौता भी करना पड़े तो भी ये करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बात को गंभीरता से सोचा नहीं, उस पर विचार नहीं किया, लेकिन मूल बात अगर बिहार का विकास है तो हमें आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस गठबंधन के साथ रहने से बिहार का विकास हो रहा है। अगर बिहार का विकास हो रहा है तो निश्चित तौर से अगर आप चाहें तो किसी के सामने झुक के भी, अगर आपके झुकने से भी बिहार का विकास हो रहा है तो उससे मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन इतने कॉम्प्रोमाइज के बाद भी आप सब यहां बैठे हुए हैं, क्या बिहार में तरक्की इतनी हो गई जो कि बिहार के लोगों की अपेक्षा है, आकांक्षा है? क्या हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? आप सबने देखा, एक छोटी सी बात, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नीतीश जी ने हाथ जोड़कर पब्लिकली रिक्वेस्ट किया। बात को माना जाना तो छोड़ दीजिए, आज तक उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिप्लाई तक नहीं दी। ऐसा नहीं है कि मैं दल में हूं और गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ हूं, लेकिन गठबंधन किस कीमत पर? अगर सिर्फ 2 सीट ज्यादा लेने के लिए या मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, मेरा अपना मानना है कि अगर नीतीश जी खड़े होंगे या कोई भी नेता खड़ा होगा, बिहार के लिए खड़ा होगा, तो बिहार की जनता उसके साथ खड़ी होगी। उसके लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। नीतीश जी का या उस जो लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें प्रेजेंट अरेंजमेंट में बने रहना चाहिए, उनका ऐसा मानना है कि भाई बिहार में जीतते रहने के लिए भाजपा के साथ बने रहना जरूरी है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। अब जहां तक बिहार के विकास की बात है, मैं नीतीश जी के साथ था तब भी ये मानता था कि बिहार में विकास नीतीश जी के राज में हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं नीतीश जी के साथ आज नहीं हूं इसलिए ये कह दूं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, ये गलत होगा। 15 साल में बिहार में खूब विकास हुआ है, लेकिन उस विकास की गति और उस विकास के आयाम ऐसे नहीं रहे हैं जिससे बिहार की स्थिति आमूलचूल तरीके से बदली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप विकास के 20 बड़े मानकों को उठाकर देख लीजिए, सामाजिक और आर्थिक। अभी आपको एक डॉक्यूमेंट भी सर्कुलेट करेंगे। बिहार की स्थिति 2005 में, बिहार की स्थिति 2005 में उन मानकों पर जो थी, आज भी मोर और लेस वही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2005 में बिहार की स्थिति जो थी, आज भी दूसरे राज्यों के मुकाबले देश में बिहार की स्थिति वही बनी हुई है। अब आप कहेंगे भाई नीतीश जी ने काम भी किया तो स्थिति सुधरी क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूं। नीतीश जी ने शिक्षा में काम किया, साइकिल बांटी, पोशाक बांटे, बच्चों को स्कूल तक भी पहुंचाया, लेकिन एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। साइकिल बटी, पोशाक बटा, लोगों का एडमिशन भी ज्यादा संख्या में, ज्यादा लोग स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आप शिक्षा का जो इंडेक्स है, एजुकेशन आउटकम का इंडेक्स है, जो भारत सरकार का इंडेक्स है, मेरा नहीं है, नीति आयोग का इंडेक्स है, अभी हम आपको दे रहे हैं, आप नेट पर जाकर देख लीजिए, तो झारखंड को छोड़ दें तो बिहार आज भी देश का सबसे निचले स्तर का स्टेट है। कहने का मतलब ये कि आपने साइकिल बांटी, पोशाक बांटी, लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए 15 साल में। एक बड़ा नीतीश कुमार जी का जो योगदान है कि बिहार में घर घर बिजली आ गई, मैं मानता हूं, और इसके लिए नीतीश कुमार जी का साधुवाद भी होना चाहिए कि हर घर में बिजली पहुंची है पिछले 10 साल में। लेकिन आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हाउस होल्ड लेवल पे बिहार में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है।
जो देश में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है हाउस होल्ड लेवल पे, एक परिवार जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो देश में 900 किलोवाट के आसपास होता है और बिहार में वो 202 किलोवाट है। बिजली पहुंची, लेकिन लोगों के पास एक बल्ब और एक पंखा चलाने के अलावा और कुछ लगा सकने की क्षमता नहीं है। आपने सड़कें बनवाई, लेकिन यहां गरीबी इतनी है कि लोगों जो व्हीकल है, लोगों के पास गाड़ी खरीदकर उन सड़कों का उपयोग करने की क्षमता नहीं बनाई। बिहार में व्हीकल ओनरशिप देश के मुकाबले 1/4 है। 3.5 करोड़ लोग आज भी गरीबी के मामले में सबसे ज्यादा गरीब लोग आज भी बिहार में ही हैं। 10 साल 15 साल आपने आर्थिक तरक्की कराई। आप बता रहे हैं कि बजट 30,000 करोड़ का था, अब 2 लाख करोड़ का हो गया। भाई ये तो नेचुरल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो आपकी सैलरी मान लीजिए कि पहले 5,000 थी, आज 20,000 हो गई है। उससे आपका जीवन आमूलचूल नहीं बदलता है, वो तो एक नॉर्मल विकास की प्रक्रिया है। बिहार में पर कैपिटा इनकम हम लोग 2005 में भी 22वें नंबर पर थे देश में, और आज भी 22वें नंबर पर ही हैं। बिहार 2005 में भी देश का सबसे गरीब राज्य था और आज भी बिहार देश में सबसे गरीब राज्य में है। आप पर कैपिटा जीडीपी उठाकर देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम उठाकर देख लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लीजिए, अर्बनाइजेशन देख लीजिए। जितने डाटा है, जितने मानक हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं और इसके साथ उसके सोर्स और सारे पॉइंट। आपको कहीं रिसर्च करने जाने की जरूरत नहीं है। 2005 और 2015 बिहार कहां खड़ा था 2005 में और 2015 में कहां खड़ा है, मैं नीतीश जी से, उनके सरकार से, पार्टी से, या जो भी इन विषयों को समझने की क्षमता रखते हो या समझते हो, वो आ जाए खुले मंच पर। जिससे बात करना चाहते हो बात कर लें। एक भी डाटा प्रशांत किशोर का डाटा नहीं है। अब मुसीबत यह है कि नीतीश जी को गवर्नेंस पर कोई बोलने वाला है नहीं यहां, तो नीतीश जी ने उसको अपना एक एकाधिकार बना लिया है कि जो किया वही बहुत किया। पिछली सरकारों में कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत भी कर रहा हूं तो उसको आप मानिए और इसी को गोल्ड स्टैंडर्ड मान लीजिए। मुझे लगता है कि अब बिहार में वो समय आ गया है जब लोग ये जानना जरूर चाहते हैं कि आपने पिछली सरकारों के मुकाबले क्या किया, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये जानना चाहते हैं कि अगले 10 साल में बिहार के लिए क्या कीजिएगा। लालू जी के राज के मुकाबले बिहार कहां खड़ा है उसके विषय में जरूर बताइए, लेकिन ये भी बताइए कि बिहार महाराष्ट्र के मुकाबले कहां खड़ा है, बिहार हरियाणा के मुकाबले कहां खड़ा है, और बिहार कर्नाटक के मुकाबले कहां खड़ा है, ये भी तो बताना होगा। कितने दिन तक यही बात करते रहेंगे कि 2005 में बिजली नहीं थी और बिजली आ गई। भाई कोई ऐसा भी तो दिन आए जब गुजरात के सूरत से लोग चलकर बिहार में काम करने आए। ये भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम ही लोग क्यों जाएंगे गुजरात में काम करने? देश के 40% जिलों में कोई एक आईएएस या आईपीएस बिहार का लड़का है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सबसे ज्यादा अगर एक राज्य के कहीं लड़के पढ़ रहे हैं तो वो बिहार के लड़के हैं, लेकिन हम लोग को यहां काम करने की सुविधा नहीं है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा दिल्ली में 40 से ज्यादा लोग जलकर मर गए, वर्कर, ज्यादातर लोग उसमें यूपी और बिहार के थे। अगर 15 साल में खूब तरक्की हुई है तो वैसे स्थिति में जाकर लोग क्यों रह रहे हैं? कभी आपने सुना कि बिहार में कोई ऐसी घटना, न भगवान न करे हो, ऐसी घटना हुई हो और उसमें कोई कर्नाटक का आदमी हो, महाराष्ट्र का आदमी हो, गुजरात का आदमी हो? ये स्थिति कब बदलेगी? ये स्थिति तब बदलेगी जब बिहार में अपना एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व होगा। किसी दूसरे का पिछलग्गू बना हुआ नेतृत्व बिहार की स्थिति को नहीं बदल सकता है। और ये बात सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है। मैं उनके साथ था तब भी और आज भी मैं कह रहा हूं, ये स्थिति तब बदलेगी जब निचले स्तर से, ग्रामीण स्तर, गांव के स्तर से, पंचायत के स्तर से ऐसे लोग जो नए बिहार का सपना रखते हो, जो ये देखना चाहते हैं कि अगले 10 साल में, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लोग
जो बिहार को अगले 10 साल में टॉप 10 राज्य में देखना चाहते हैं, जो थक गए हैं इस बात को सुन के कि लालू जी के राज में ये नहीं था, हमने ये चीज कर दिया। अरे भाई सुन लिया कि लालू जी के राज में चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, आपने शुरू कर दी, लेकिन वो चिकित्सा व्यवस्था ऐसी नहीं हुई है कि हम लोग को दिल्ली ना जाना पड़े। उस चिकित्सा व्यवस्था के रहते हुए चमकी बुखार से 150 लोग मर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। पटना 4 दिन बाढ़ की पानी में डूबा रहा, आपको पता ही नहीं है। कितने दिन तक ये बात कहते रहिएगा कि लालू जी के टाइम में 6 बजे पटना बंद हो जाता था, आज 10 बजे तक पटना खुला रहता है। लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगर बॉम्बे पूरी रात खुला रह सकता है तो पटना क्यों नहीं। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए। और मैं यहां इसलिए नहीं बैठा हूं कि कोई गठबंधन बनाकर नीतीश जी को हरा दिया जाए या किसी पार्टी को रोक दिया जाए या किसी पार्टी की सरकार बना दी जाए। मैं बिहार में पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर 1.5 साल पहले मैंने अपनी यात्रा शुरू की है और आपके द्वारा, आपके माध्यम से बिहार की जनता को यह बताना चाहता हूं कि जब तक जीवित हूं बिहार के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं, और चाहे इसके लिए जितना दिन लगे, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। बिहार के गांव-गांव से लड़कों को जोड़कर, समझाकर, सिखाकर, तैयार करके वो राजनीतिक शक्ति खड़ी करेंगे जो कि बिहार के अग्रणी होने में, देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने की दिशा में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अपनी जिंदगी लगाना चाहता है, अपनी क्षमता लगाना चाहता है। ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ जो पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, आपकी इच्छा ये है, आप सोच कर ये आए हैं कि नवंबर में चुनाव है, उसमें क्या होने वाला है। देखिए, चुनाव लड़ना, लड़ाना, जीतना, ये काम तो मैं रोज करता हूँ। बिहार में चुनाव लड़ने लड़ाने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। पिछले 2 साल से, 1.5 साल से सितंबर में मैंने शुरू किया है यहाँ पर अपनी यात्रा, और तब से मैं ओपनली हर प्लेटफॉर्म पे कहता रहा हूँ कि मैं बिहार में ऐसे यंग लड़कों की टीम बनाना चाहता हूँ, ऐसे यंग लोगों को जोड़ना चाहता हूँ जो इस सपने को जीना चाहता है और किन्हीं परिस्थितिवश ये नहीं कर पा रहा है। मैं उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता में अपनी ताकत जोड़ना चाहता हूँ ताकि 10,000 अच्छे मुखिया जीत कर आए। नीतीश कुमार ने सरकार अच्छी चलाई, खराब चलाई, वो विवाद का विषय हो सकता है, बहस का मुद्दा हो सकता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि वो 200 अच्छे एमएलए नहीं बना पाए, 200 ऐसे एमएलए नहीं बना पाए जो कि बिहार की राजनीति